हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमएलटी टेक्निकल क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हम पिछले वीडियो में स्ट्रेस स्ट्रेन से प्रतिबल एवं विकृति से कुछ क्वेश्चन लेके आए थे। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो है क्वेश्चन का ये दूसरा वीडियो है, जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन से ही कुछ आगे क्वेश्चन लाए हैं। जो आगे है फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि अ बार ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअल अप्लाइड लोड W, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन अ बार। देखो दोस्तों, यहाँ बोला है, एक पॉइंट बोला हुआ है, ध्यान देना। ये ग्रेजुअल लोड की बात कर दिया। देखो अप्लाइड, देखो ये कह रहा है ग्रेजुअल लोड अप्लाइड हो रहा है OVW का। जब ग्रेजुअल लोड अप्लाइड हो तो वहाँ ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे का मतलब होता है पहले 0 से स्टार्ट होता है फिर बढ़ता है। जैसे मान लो यहाँ से लोड स्टार्ट कर रहे हैं तो देखो, अगर इस तरह का ग्राफ बनाए तो जैसे 0 से लोड स्टार्ट करते हैं तो फिर थोड़ा आगे जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, इस तरह से बढ़ता जाता है। अर्थात कहने का मतलब है लोड 0 से स्टार्ट हो रहा है, आगे चल रहा है W तक। तो यानी अगर इसका एवरेज लोड निकाला जाए 0 + W/2, तो यहाँ लोड कितना लिया जाएगा W/2। तो बताओ इस क्या पूछा है इसमें आपको बताना है कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करता है। तो ध्यान देना, स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला होता है, इसमें देखो अगर ग्रेजुअल लोड लगा है तो W/2 यहाँ लग जाएगा, और W² होता है फार्मूला W² L/2AE, यानी इसका W² L/2AE हो जाता है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन मिल रहा है WL²/2AE। देखो दो ऑप्शन मिल रहे हैं इसमें, ध्यान देना, दो ऑप्शन मिल रहे हैं। नहीं ठीक है, देखो W² L/2 तो ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन नंबर डी देखो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से जिसमें मिल रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखो यहाँ दिया हुआ है कि यदि किसी पदार्थ पर धीरे धीरे अचानक बल लगता है, यानी धीरे धीरे बल लगता है, तो संचित विकृति ऊंचाई W² L/2AE हो जाता है। अब अगर सडेन लगे, सडेन का मतलब अचानक एकदम से, तो वहाँ W² L/AE हो जाता है, तो यहाँ 2 हट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, बोल रहा है कि द स्ट्रक्चर मेड ऑफ रिजिड कर्व सरफेस आर नोन एज, यानी वह ढांचा जो कठोर घुमावदार सतही से बना होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं। यानी पूछा है कि द स्ट्रक्चर मेड ऑफ रिजिड कर्व सरफेस, कर्व रिजिड होना चाहिए, रिजिड माने कठोर होना चाहिए। ठीक है, रिजिड मतलब होता है कठोर होना चाहिए वो ढांचा। तो वह ढांचा कैसा होना चाहिए, कठोर। वह ढांचा जो कठोर घुमावदार सतही से बना है उसे कहते हैं सेल स्ट्रक्चर। ये डिफिनीशन है, आप इसको याद कर लो। सेल स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशन लेस क्वालिटी। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्ट्रेन होता है उसकी कोई बीमा नहीं होती है, वो डायमेंशन लेस होता है, नहीं इसकी कोई बीमा नहीं होती है, वो बीमा रहित होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सी। ठीक, ए इज द करेक्ट आंसर, स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से न्यूमेरिकल दिया हुआ है दोस्तों। तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दूँ, आप दिख रहा होगा, लेकिन ऑप्शन आप लोगों को नहीं दिख रहा है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा जूम करने में टाइम लग रहा है। चलो ठीक, सॉरी दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक मिनट। हाँ दोस्तों, हाँ क्वेश्चन से चलो। फॉर अ गिवन मटेरियल यंग मॉडुलस ई 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी 80 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट्स बर्स्ट मॉडुलस के पूछा है। देखो दोस्तों,
के पूछा है। अब हम जानते हैं, ध्यान से देखना, अब हम जानते हैं हमको ई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ई। देखो ई दिया हुआ है 200, ई का वैल्यू दिया है 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जी का वैल्यू दिया है, जी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसे शियर मॉडुलस भी कहते हैं, सी से या जी से प्रदर्शित करते हैं। और क्या दिया हुआ है, ठीक है, हमें पॉइजन रेशियो भी दिया। देखो एक मिनट, क्या पूछा है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इतना, इट्स बल्क मॉडुलस के पूछा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों हम फार्मूला जानते हैं, ध्यान देना, फार्मूला जानते हैं, इज इक्वल टू, ध्यान देना, इज इक्वल टू 3k1 - 2 म्यू, इज इक्वल टू 3k1 - 2 म्यू। यहाँ से हम करते क्या हैं, ध्यान से देखो, यहाँ से हम अगर ई का मान मालूम हो जाए, किसका, ई का मान, और मी को मान मालूम हो जाए, तो इस फार्मूले में रख कर हम के का मान निकाल सकते हैं, जो कि बल्क मॉडुलस है। बट हमें बल्क म्यू का मान मालूम नहीं है। म्यू का मान मालूम करने के लिए एक फार्मूला हम और बताए थे, इज इक्वल टू 2g1 + म्यू। तो देखो यहाँ जी का भी वैल्यू दिया है, ई का वैल्यू दिया है, इसको हम पुट करते हैं। देखो ई का वैल्यू दिया है 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और क्या कहते हैं, जी का वैल्यू दिया हुआ है 80 गीगा पर मीटर स्क्वायर। इसे फाइंड आउट करेंगे तो मी का मान निकलेगा। देखो आगे हम सॉल्व किए हुए हैं, ध्यान से देखना, यहाँ देखो ई का मान दिया हुआ 200, फिर जी का मान दिया 80, के का मान पूछा है। तो एक फार्मूला होता है, इज इक्वल टू 9kg/3k + जी, या एक फार्मूला ये लगा लो, इज इक्वल टू 2g1 + म्यू। यहाँ से आपका म्यू का मान निकलेगा, फिर ये म्यू का मान उठा करके आप इज इक्वल टू 3k1 - 2 म्यू में रख देंगे, तो यहाँ के का मान निकल जाएगा। इस फार्मूला से लगा लो, या एक फार्मूला मैंने आपको और बताया था, इज इक्वल टू 9kg/3k + जी, इसमें तीनों वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा 133 आ रहा है, ऑप्शन किसमें सही, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों के सामने, हाँ देखो आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स, यानी इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स पूछा है आप लोगों से, और भी किसके लिए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट फॉर आर्थोट्रॉपिक मटेरियल सच एज बॉडीज, जैसे लकड़ी, आर्थोट्रॉपिक मटेरियल जैसे किसमें क्या आता है, लकड़ी, ये सब आर्थोट्रॉपिक मटेरियल होता है। तो इसमें पूछा है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट पूछा है। तो जानते हैं कि हम इलास्टिक कांस्टेंट एक 3 तरह के होते हैं, जिसमें आर्थोट्रॉपिक मटेरियल के लिए कितना है, इंडिपेंडेंट 9 है, जो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल क्या बता रहा है, न्यूमेरिकल कह रहा है, ध्यान से देखना, अ लोड ऑफ 1960 न्यूटन इज रेज्ड एट द एंड ऑफ स्टील वायर, एक स्टील वायर पर लोड लगा हुआ है। द मिनिमम डायमीटर ऑफ द वायर सो दैट स्ट्रेस इन द वायर क्या दिया है, मिनिमम डायमीटर ऑफ द वायर सो दैट स्ट्रेस इन द वायर डज नॉट एक्सीड 100 न्यूटन पर mm² इज। तो वह पूछा है, ध्यान से देखना दोस्तों, इसमें पूछा क्या है कि वह डायमीटर कितना है, मिनिमम डायमीटर बताता है, जिस पे हमारा जो वायर है 100 न्यूटन पर mm² से अधिक स्ट्रेस जनरेट नहीं हो पाता है। देखो ये दैट स्ट्रेस इज, यहाँ दिया दैट स्ट्रेस इज इन द वायर डज नॉट एक्सीड 100 न्यूटन पर mm²। तो देखो करेंगे क्या दोस्तों, इसमें हमें स्ट्रेस भी दे दिया है, क्या दे दिया है, स्ट्रेस की वैल्यू दे दिया है, स्ट्रेस की वैल्यू कितना दे दिया है, 100 न्यूटन पर mm²। उसके बाद हमें क्या दिया है, लोड भी हमारा दे दिया है 1960 न्यूटन। करेंगे क्या, हम जानते हैं स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस बराबर फार्मूला होता है स्ट्रेस लोड यानी P है अपान एरिया। अगर एरिया को यहाँ ले जाएंगे तो एरिया बराबर हो जाएगा लोड P अपान स्ट्रेस, ठीक है। इससे हम करेंगे क्या, इससे एरिया को लिख सकते हैं π/4 × d²।
यहाँ स्ट्रेस का मान लोड का मान रखेंगे 1960 न्यूटन। फिर यहाँ स्ट्रेस का मान लिखेंगे 100। इसको सॉल्व करोगे π/4 को इस साइड ले जाओगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि डी की वैल्यू हमारा आ रहा है कितना ध्यान देना 4.995। इसे हम लिख सकते हैं नियर अबाउट 5 mm, क्योंकि ये न्यूटन में है, ये भी न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। इसको सॉल्व करोगे यहाँ स्क्वायर आ जाएगा π/4, उसे उधर ले जाओगे तो डी की वैल्यू निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन 5C में है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ देखो यहाँ लगा हुआ है भी, ठीक ध्यान देना। माना तैयार का व्यास डी मैंने मान लिया, ठीक है। अब भार दिया है इतना, प्रतिबल इतना दिया है, तो फार्मूला होता है क्या, वही फार्मूला जो हमने यहाँ बताया है कि एरिया बराबर भार यानी लोड W अपान स्ट्रेस या P अपान स्ट्रेस, क्योंकि ये यहाँ जो होता है स्ट्रेस अपान होता है, यहाँ के स्ट्रेस को यहाँ लाओगे तो यहाँ एरिया हो जाएगा। इससे सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जा रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि HPSSC JEE 2015 में पूछा गया है। एक डिफिनीसन है, स्टीफनेस इज डिफाइंड एज, स्टीफनेस को कैसे डिफाइन करते हैं, स्टीफनेस क्या होता है उसकी परिभाषा पूछा हुआ है। तो देखो स्टीफनेस जो होता है दोस्तों, इसे याद कर लो, फोर्स पर यूनिट डिफॉर्मेशन होता है, यानी फोर्स लगाओगे तो उसमें जितना डिफॉर्मेशन होगा, फोर्स अगर हम लगाते हैं किसी बॉडी पर, उसमें जो डिफॉर्मेशन होता है वो फोर्स पर यूनिट डिफॉर्मेशन कहलाता है, वो भी स्टिफनेस कहलाता है। फोर्स पर यूनिट डिफॉर्मेशन किस में है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना, यहाँ परिभाषा भी दिया गया है, मैंने नोट किया हुआ है कि दुर्नित्यता पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण पदार्थ कटने घिसने या खुरचने का विरोध करता है। या दुर्नित्यता मतलब स्टिफनेस, इस गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले धक्के या झटकों का विरोध करता है, यानी ये एक अचानक सडन नहीं टूटेगा, पहले धक्कों को सह लेगा, झटकों को सह सकता है। इसे प्रति इकाई बल पर उत्पन्न होने वाले प्रतिरूपण से परिभाषित किया जाता है, यानी प्रति इकाई बल, इसका मतलब फोर्स पर यूनिट विरूपण, प्रतिरूपण या डिफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो न्यूमेरिकल दिया हुआ है क्वेश्चंस में। न्यूमेरिकल क्या है दोस्तों, ध्यान देना, न्यूमेरिकल हमारा दिया हुआ है, न्यूमेरिकल नहीं क्वेश्चंस है, मैंने इसको कराया है कि दिया हुआ है कि रिजिडिटी फॉर ए मटेरियल हैविंग पॉइजन रेशियो इतना दे दिया है। तो इसका सॉरी दोस्त, क्वेश्चंस थोड़ा कट गया है दोस्तों इसमें, क्वेश्चंस हाँ देखो अब दिख रहा होगा। क्वेश्चंस कह रहा है द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर ए मटेरियल। यंग मॉडुलस मतलब ई, और क्या रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी माने जी, इन दोनों का रेशियो पूछा है। पॉइजन रेशियो 0.2 दिया हुआ है। तब हम जानते हैं दोस्तों, ध्यान देना, हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू 2G, 3 क्यों होता है 2G 1 प्लस म्यू। यहाँ से G इस साइड ले जाओगे तो E/G आ जाएगा 2 1 प्लस म्यू को वैल्यू रख दोगे 0.2, तो ये हो जाएगा 1.2। ऐसे सॉल्व करोगे तो E/G का वैल्यू बताओ, 1.2 माने 1.5, ये हो जाएगा दूना 1.2 है। इसे सॉल्व करोगे तो E/G का वैल्यू आएगा, E/G का वैल्यू कितना आ रहा है, सॉल्व करिए, देखिए E/G का वैल्यू हमारा आ रहा है, E/G का वैल्यू हमारा आ रहा है, जब यहाँ से 2 × 1.2 किए थे तो 12 दूना 24, 2.4 आया था। 2.4 को लिख सकते हैं 24/10 या 12/5, तो 12/5 ऑप्शन में ये है, इसलिए ए इज़ द करेक्ट आंसर। यही क्वेश्चन इसमें वहीं दिया हुआ है, ये पॉइंट में है, जब 12/5 को सॉल्व करोगे तो 2.4 आएगा, ये इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो यहाँ सॉल्व हुआ, ठीक है, यहाँ सॉल्व किया गया है। यदि पॉइजन रेशियो इतना है तो हम बताए थे फार्मूला ना, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, इसी में फार्मूला रखे इतना आ रहा। और एक फार्मूला और होता है E इज इक्वल टू 3K
1 माइनस 2 म्यू। और एक फार्मूला ये होता है, ये और एक फार्मूला और होता है दोस्तों, E इज इक्वल टू 9kg/3k प्लस जी। ये सभी फार्मूले आप रट लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हाँ देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वेन अ नट इज टाइट ऑन बोल्ट, देखो, वेन अ नट इज टाइटनेड ऑन द बोल्ट द नेचर ऑफ स्ट्रेस इन द बोल्ट, यानी जब हम किसी, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये हमारा बोल्ट है, ठीक है। देखो फिर से बनाते हैं, मान लीजिए ये हमारा क्या है, बोल्ट, ठीक। और यहाँ ये मान लीजिए यहाँ चूड़ी कटा हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये हमारी बोल्ट है, इस तरह से हमारी चूड़ी कटा है। जब हम यहाँ नट लगाएंगे तो इस, जब ये नट जब इसको कसेगा तो जाहिर से बात है, इस ये बोल्ट है, ये बोल्ट है और ये नट है, ये नट जो गोला सा होता है नट होता है, ठीक। जब हम नट को बोल्ट में कसते हैं इस तरह से, तो ये जो होता है बोल्ट को दबाने का कार्य करता है। लेकिन बोल्ट को जब ये दबाएगा, लेकिन बोल्ट जो होता है वो बोल्ट इसको इस साइड खींचने का कार्य करता है, ठीक है। जब ये नट जो होता है बोल्ट को दबाने का कार्य करता है, ध्यान देना, नट को ये कोशिश करता है दबाने का, नट अपने जगह फिक्स रहता है। जब यहाँ पर इसकी पूरी चूड़ी समाप्त हो जाएगी तब ये होता है इसको दबाएगा, बट जो होता है दबाने की कोशिश करता है, बट जो नट होता है उसकी चूड़ियाँ समाप्त हो गई तो ये बाहर, यानी इसको धक्का देता है, इसको धक्का देता है, इसीलिए नट में टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होता है। तो इसमें ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नट में कौन सा, बोल्ट में कौन सा स्ट्रेस जनरेट होता है, टेंसाइल। बोल्ट में कौन सा स्ट्रेस जनरेट होता है, टेंसाइल। और नट में कंप्रेसिव, ठीक है। नट में कौन सा, कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, हाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है कि जब बोल्ट पर नट कसा जाता है तो बोल्ट में तनन प्रतिबल तथा नट में संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, रेशियो ऑफ लाइनियर स्ट्रेस टू लाइनियर स्ट्रेन। देखो मैंने बताया था ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मैंने बताया था ना हुक्स लॉ, ठीक है। तो ये पूछा है कि रेशियो किससे किसके, लाइनियर स्ट्रेस यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये होता है क्या, ये होता है, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ए इज़ द करेक्ट आंसर। मॉडुलस ऑफ ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं बल्कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मैंने बताया था शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस मैंने बताया था डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन, बल्क मॉडुलस को मैंने बताया था डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों सभी डिफिनीशन याद कर लीजिए। क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल आया हुआ है, न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। अ स्टील केबल ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर, एक स्टील तार है जिसका 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, इज यूज टू लिफ्ट अ ब्रॉड इतने केजी के हिसाब उस पर उठाया जा रहा है, लिफ्ट किया जा रहा है। गिवन दैट द लेंथ ऑफ द केबल इज़ 10 मीटर, ये 10 मीटर केबल है। केबल कितने मीटर का है, 10 मीटर का, ये 10 मीटर दिया हुआ है। एंड द वैल्यू ऑफ ई इतना, ई का मैं 2 × 10⁶ kg पर सेंटीमीटर, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर है। इलांगेशन ऑफ केबल पूछा हुआ है। देखो इलांगेशन का फार्मूला होता है डेल एल इजकल टू, फार्मूला आता है, ध्यान देना, इलांगेशन का फार्मूला एक तो होता है एल अल्फ़ा डेल्टा टी था, मैंने बताया था आप लोगों को। एक फार्मूला ये होता है एल अल्फ़ा डेल्टा टी, और इलांगेशन का फार्मूला होता है डेल एल इजकल टू पी एल अपान ए, पी एल अपान ए। ये किसके लिए, ये जब कोई लोड लगा रहता है, पी लोड लगा रहता है, पी लोड लगा रहता है, तब पी लोड लगा रहने पर पी एल अपान ए होता है। और यदि मान लीजिए लोड कोई नहीं लगा है, स्वयं उसका भार चल रहा है, यदि कोई मान लीजिए बॉडी है उसके स्वयं के भार के कारण इलांगेशन हो रहा है, तब पी एल अपान 2 होता है, ये भी इलांगेशन होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चंस में ये बोला है कि ये स्टील रॉड, ये देखो स्टील केबल ऑफ 2 सेंटीमीटर डायल यूज द लिफ्ट इतना केजी। देखो लोड लगा हुआ 5
505 kg लगा हुआ है, ठीक है, 505 kg लोड लगा हुआ है। तब इलांगेशन का फॉर्मूला डेल एल बराबर होता है पी एल अपान ए ई। इसमें रखोगे पी के वैल्यू रखोगे कितना 505 kg, ठीक है, और यल के वैल्यू रखोगे, यल का देता है 10 मीटर लंबा। अगर इसे सेमी में बदल दो, क्योंकि ऑप्शन हमारा जो है सब सेमी में आया हुआ है, तो इसे सेमी में बदल दोगे तो मीटर को सेमी में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा 10 तो था 2 जीरो का और मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद डिवाइड कर दो किससे ए ई से। ए से एरिया है तो 2 सेंटीमीटर डायमीटर है तो π/4 इंटू डाया का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर इंटू ई का वैल्यू दिया है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो इसे रखो 2 इंटू 10⁶ 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे, फिर से ध्यान देखो, डेल एल फार्मूला होता है पी एल अपान ए ई। इसी में पी का वैल्यू रखोगे 500, पी का वैल्यू कितना दिया 500 kg पाई kg, यल का वैल्यू दिया है 10 मीटर, इसे सेंटीमीटर में बदल दो तो 1000 सेंटीमीटर आएगा। ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर डायामीटर है तो π/4 इंटू डी स्क्वायर से π/4 इंटू डाया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का। ए का वैल्यू रखो, सबको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। आंसर हमारा आ रहा है 0.25 सेंटीमीटर, जो कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ लगा हुआ है, सॉल्व किया गया है कि केवल में दीर्घीकरण या इलोंगेशन जो होता है पी एल अपान ए, ये भी किसके पी लोड के कारण है दोस्तों। अगर सेल्फ वेट के कारण यानी स्वयं भार के कारण होता है तो यहाँ नीचे पी एल अपान 2 ए ई होता है, ठीक है, ये सेल्फ वेट के कारण है, ये सेल्फ वेट के कारण, ये पी लोड के कारण, ठीक है। तो होता क्या है, इसमें लगा हुआ है कि पी की वैल्यू दिया है, यल की वैल्यू दिया है, ए का निकाल दिया हमने, ए का दिया सब इसमें रखेंगे तो 0.25 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे देखते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस क्या है, कॉन्सेप्ट है इसमें कि सिर्फ इफ़ अ स्मॉल कंक्रीट क्यूब, एक छोटा कंक्रीट क्यूब है, ठीक है, इज सबमर्ड डीप इन स्टिल वाटर, सबमर्ड माने डूबा हुआ है, डीप माने गहराई में, इन द स्टिल वाटर माने शांत जल में, सच ए, ध्यान देखो यहाँ लिखा है इन सच अ वे दैट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन फेस ऑफ द क्यूब इज पी, यानी क्यूब के फेस पर, जैसे मान लो ये क्यूब हो गया, ठीक है, मान लो सपोज दैट ये हम क्यूब बना दिए रहे है, ठीक है, ठीक है, ये मान लो ये क्यूब है हमारा, ठीक। अब ये पानी में मान लीजिए डूबा हुआ है, ठीक है, पानी में डूबा हुआ है तो ये इसके सभी फेसेस पे पी फोर्सेस लग रहा, पानी इसको दबाएगी ना इस तरह से, पी इस तरह से हर जगह से ऊपर नीचे हर सभी जगह से पी फोर्सेस लगाएगा। तो क्या कह रहा है कि ऑल फेस ऑफ द क्यूब इज पी, देन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप इनसाइड द क्यूब, कितना शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है क्यूब के साइड पे। देखो इसमें शियर स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि ये पानी जो होता है चारों तरफ से समान दाब लगा रहा है, यह रेस्ट अवस्था में है, ठीक है। स्टील वाटर है ना, ध्यान देना, स्टील वाटर है, ये शांत वाटर है, ये रेस्ट अवस्था में होता है। तो देखो इस पर जब रेस्ट अवस्था में है तो चारों बगल से क्यूब पर चारों बगल से समान फोर्सेस लगा रहा है, इसलिए इस पर केवल कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होता है, न कि शियर स्ट्रेस। तो यहाँ 0 हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ सॉल्व किया हुआ है, किसी घन के 6 फलक हो, यानी क्यूब होता है तो उसके 6 क्यूब के कितने फलक होते हैं 6, एक फेस ये, 2 फेस, 3 फेस, इसके एक अपोजिट, इसके एक अपोजिट, इसके एक अपोजिट, 6 फ्लस हो गए। और चारों तरफ से पी फोर्सेस लगा हुआ है, ठीक है, चारों तरफ से पी फोर्सेस लगा हुआ है, तो ये चारों तरफ से लगा हुआ समान इक्वल फोर्स लगा हुआ है, इसलिए इस पर किसी भी तरह का इसका निकालेंगे तो इस पर किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं जनरेट होगा, शियर स्ट्रेस, क्योंकि ये दोनों को क्या कर देगा, निगलेक्टेड कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी when subjected to direct load equal to weight of body and deformation produced due to one weight of the body। फिर से क्वेश्चन देखो, द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी, एक बॉडी में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है when subjected to डायरेक्ट लोड,
इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी एंड डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस ड्यू टू वन वेट ऑफ द बार। देखा, ध्यान से देखना क्वेश्चन। देखो दोस्तों, वो क्वेश्चन आ गया कि इसमें पूछ रहा है कि एक डायरेक्ट लोड लग रहा है उसके कारण, और एक डायरेक्ट लोड का जो वेट लग रहा है उसके कारण बॉडी का, और एक कर रहा है ओन वेट यानी प्रोड्यूस ड्यू टू ओन वेट, सेल्फ वेट लग रहा है, यानी दोनों वेट लग रहा है। फिर से हिंदी में अगर पढ़ा जाए तो पिंड के वजन के ही सीधे भार को देने से पिंड में उत्पन्न वाला विरूपण और छड़ के अपने ही वजन से उत्पन्न वाला विरूपण का क्या पूछा है, कितना होता है। ठीक है, देखो दोस्तों, तो हम जानते हैं, ध्यान से देखना, अगर पी लोड के कारण डिफॉर्मेशन होता है पी एल अपान पी लोड के डेल एल बराबर होता है पी एल अपान ए ई, किसके कारण, सेल्फ वेट के कारण। उसके बाद फिर पूछा है ये, और अगला पूछा हुआ है ये तो हुआ पी लोड के कारण, सेल्फ वेट के कारण हो जाएगा पी एल अपान 2AE। अब इसे कैंसिल आउट करोगे, मान लीजिए पहला डेल 1 है, ये डेल 2 है, तो इसे कैंसिल आउट, पी एल से पी एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ही कैंसिल हो जाएगा, ये दो यहाँ है तो ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा क्या, डेल, ध्यान देना दोस्तों, डेल L1 अपान डेल L2 बराबर 2 आ जाएगा। तो डेल L1 पूछा है तो 2 डेल L2 हो जाएगा, क्योंकि डेल L1 क्यों पूछा है, क्योंकि पूछा है डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड ऑफ बॉडी व्हेन सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट लोड इक्वल, डायरेक्ट लोड पूछा है, डायरेक्ट लोड के कारण, डायरेक्ट लोड का डेल 1 होता है, डेल 1 का वैल्यू आ गया 2 डेल 2, यानी इसका 2 गुना, डेल L2 का 2 गुना हो जाता है, तो डबल हो जाता है इसका क्वेश्चन, इसी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, देखो ध्यान से, क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, उसी तरह क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, एक आलम्ब से 1 मीटर लंबाई का एक प्रत्यास्थ दंड नीचे की ओर लटका हुआ है, आलम्ब से 200 mm पर एक लोड केस में इतने न्यूटन का भार प्रयुक्त है, और दूसरे भार केस में दंड के नीचे से की ओर समान भार प्रयुक्त है। यदि दंड के स्वयं भार को छोड़ दिया जाए तो प्रथम केस की तुलना में दूसरे केस में दीर्घांश कितना होगा। अभी मैंने आपको बताया कि वहीं से कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना। देखो, एक छड़ की लंबाई दे दिया है 10 mm, 1 मीटर या 1000 mm, और उसका अगर हम इलोंगेशन निकालेंगे पी एल अपान ए होता है, अगर पी एल अपान ए से अगर हम इसको इलोंगेशन से देखेंगे या डिफॉर्मेशन से देखेंगे तो डिफॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी एल के, पी और एल के, पी इंटू एल के, ठीक है। तो पी का वैल्यू दे दिया है 100 न्यूटन। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देखो यह कितना लोड केस लग रहा है, ध्यान से देखेंगे, ये लोड को देखेंगे तो आपको लग रहा है 100 न्यूटन का, ठीक है। तो पी का दे दिया है, और एल का भी 1 मीटर मान दे दिया है, देखो यहाँ दिया हुआ 1 मीटर, यहाँ पी दे दिया 100, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन को देखोगे तो पी का वैल्यू एल का वैल्यू दे दिया, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब एक स्थिति और देख रहे तो फर्स्ट स्थिति होगा, सेकंड स्थिति भी देख सकते हैं हम। यहाँ पी का मान 100 दे दिया है, वहीं रहेगा, और क्या कहते हैं L2 का मान 100 mm दे दिएगा। पहले 200 दिया था, देखते हैं क्वेश्चंस में पहले देखो 200 mm दिया है ना, 1 मिनट पहले देखो 200 mm दिया, फिर इसके बाद क्या दिया है 100 न्यूटन भार खींचने के बाद ये दे दिया है, एक कलम से इतना लंबा प्रस्ताव पर दंड के नीचे की ओर लटका हुआ है, ठीक है। इस केस में हम देखते हैं पी दे दिया है 100, फिर एल दे दिया है 200, फिर पी दे दिया है 100, एल दे दिया है 1000, और दोनों को डायरेक्टली दोनों को डिवाइड करोगे तो ध्यान से देखो, अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो डेल L2 अपन डेल L1 बराबर, क्योंकि ये ए ही तो कांस्टेंट है ना, दोनों कट जाएगा, ए ही कांस्टेंट है, दोनों कट जाएगा, तो P2 अपन L2 अपन P1 अपन L1, ठीक है। इसमें मान रखोगे तो 100 गुणुत्ते 1000 डिवाइड बाय 100 गुणुत्ते 200, इसे सॉल्व करोगे तो 5 आएगा, और भी डेल एल के कितना 5 आएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, 5 टाइम्स मोर हो जाता है, सेकंड वाला 5 टाइम्स मोर हो जाता है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन से वही क्वेश्चन दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ द टोटल इलांगेशन ऑफ ए बार यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन प्रोड्यूस अंडर ओन वेट। ओन वेट का मतलब होता है स्वयं भार, टू इलांगेशन प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सर्टेड लोड इक्वल टू वेट। यानी पूछा है कि स्वयं वेट के कारण इलांगेशन, ठीक है, इलांगेशन यानी डेल 1 पूछा है किसके, स्वयं के कारण, बटा डेल 2 पूछा है स्वयं के कारण, पी लोड के कारण। तो ये होता है, ध्यान से देना, डेल L1। अभी हमने आपको फार्मूला बताया कि स्वयं के कारण होता है डेल L1, अगर ले लेते हैं स्वयं के कारण तो PL/2AE बटा डेल L2 ले लेते हैं तो ये भी बटा हो जाएगा PL/AE। ये कैंसिल आउट, AE PL से AE से AE, PL से PL कैंसिल आउट, 1/2 हो जाएगा। अगर हमारा किसका वैल्यू निकालना है, ध्यान से देखना, हमारा वैल्यू किसका निकालना है, तो हमारा जो हो जाता है, रेशियो पूछा है ना, द रेशियो ऑफ टोटल इलांगेशन टू बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ध्यान से देखो, तो रेशियो किसका किसका पूछा है, टोटल इलांगेशन ऑफ बार यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन प्रोड्यूस टू अंडर इट्स ओन वेट एंड इलांगेशन प्रोड्यूस्ड बाय नेट एक्सर्टन पी लोड के कारण। स्वयं वेट और पी लोड के कारण हमारा आया है कितना, डेल L1 और डेल L2 का हमने फार्मूला पॉइंट आउट किया था, हमारा 1/2 है, जो कि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा स्ट्रेन पूछा हुआ है कि देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 इंच लंबा चांदी का एक तार, 10 इंच लंबा चांदी का एक तार 11.5 इंच की कुल लंबाई तक खींचा जाता है, ठीक है। अगर इतनी लंबी है लेकिन खींचते हैं तो इतना लंबा हो जाता है, तो खिंचाव या स्ट्रेन ज्ञात करना। स्ट्रेन मैंने आपको बताया था, स्ट्रेन जो होता है चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ, यानी डेल L अपान ओरिजिनल लेंथ L। तो डेल L देखो पहले था इतना, हो गया इतना, इतने में कितना बढ़ा हुआ है, यहाँ से कितना ज़्यादा हुआ है वही निकालना है। तो 1.5 इंच ज़्यादा हुआ है, ठीक है, 1.5 इंच ज़्यादा हुआ है। फिर उसके बाद ये टोटल था कितना 10, इसको डिवाइड कर दोगे तो 0.15 आएगा। इसे सॉल्व करोगे तो इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.15। 0.15 किस में है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखो दिया हुआ है प्रारंभिक लंबाई 10 इंच, खींचने के बाद लंबाई 11.5 इंच। अब हम करेंगे डेल L निकालेंगे, डेल L निकालेंगे तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 1.5 आएगा, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि इन सिंपल टेंशन हुक्स लॉ इज वैलिड फॉर अप टू। देखो हुक्स लॉ मैंने बताया था कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी SSC JEE 2008-12 फिर MP ये सब क्वेश्चन सभी में हर जगह पूछा हुआ है। हुक्स लॉ मैंने बताया था, हुक्स ने बताया था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है विद इन इलास्टिक लिमिट, लेकिन जहाँ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट आ जाए तो वहाँ हुक्स लॉ सिर्फ अच्छी तरह से हुक्स लॉ कहाँ फॉलो करता है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, इसलिए ये इज़ द करेक्ट आंसर, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चंस दिख रहा है, देखो क्वेश्चंस क्या है दोस्तों, इसमें दे दिया है डैश, ठीक, इज़ द नॉर्मल स्ट्रेस व्हेन इट एक्ट इनटू एरिया, क्या कहलाएगा, यानी सामान्य प्रतिबल जब पूरे क्षेत्रफल पर कार्य करता है तो क्या कहलाएगा, उसे कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। जब पूरे एरिया पर कार्य करता है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव, मान लीजिए कोई बॉडी है हमारे पास, मान लीजिए इस तरह से कोई हमारी बॉडी है, सपोज दैट ये हमारी बॉडी है, ठीक, तो इस पर मान लीजिए कोई लोड कार्य कर रहा है, पूरी तरह से कार्य कर रहा है, कह रहा है ना सामान्य प्रतिबल पूरे क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा है, पूरे क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा है। जैसे अभी हमने बात किया ना कि इस पर P लोड लग रहा था, इस तरह से लोड पानी का लोड लग रहा था ना, तो इस तरह से मान लीजिए कोई लोड लग रहा है तो वो कंप्रेसिव लोड लगाता है, ठीक है, पूरी तरह से, ठीक। टेंशन कंप्रेसिव में क्या होता है, बॉडी को जो होता है सिकुड़ता है, और टेंसाइल में क्या होता है, बॉडी जो होता है खिंच जाता है, ठीक है, टेंसाइल हो गया। आगे चल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हुआ है, देखो ध्यान से देखना। द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ ए बीम इज, स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला
या स्ट्रेन एनर्जी की डिफिनीशन ये क्या होता है इसको डिफाइंड किया हुआ है, ठीक है। द स्ट्रेन एनर्जी, दोस्तों हमारा वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम चाहते हैं कि ये क्वेश्चन इसी पे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। आप लोग होमवर्क करिए और आप कमेंट में ज़रूर, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर ये हम कल आपको चेक करेंगे, ठीक है, हम देखेंगे कितने लोग कमेंट्स किए हैं। सो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें तथा इसी तरह हमारा रोज़ाना वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो दोस्तों 1 मिनट